नमस्कार। मैं रजनीश राज आपका स्वागत करता हूं अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव में। आज हम लोग मॉडर्न इंडिया के क्लास में अपने तीसरे क्लास की ओर चलते हैं। हमारा टॉपिक है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना से संबंधित चर्चा बढ़ाने के पहले मैं आपको इस गैलेक्सी से परिचित कराता हूं जो अनअकैडमी में आपके एजुकेटर्स के तौर पर आपको सर्व करते हैं। ये हिंदुस्तान के टॉप क्लास के 77 से ज़्यादा संख्या वाले एजुकेटर्स उपलब्ध होते हैं एक रीजनेबल फी पे, जो अध्यापक के नाम पर सवाल आता है। नो नीड टू गो इनटू एनी डिस्क्रिप्शन, जस्ट नाम देख लीजिए, राज्य और संस्थापक। जहां पर विशेष पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि थोड़ी चर्चा हैदराबाद की, ज्यादा डिटेल में चर्चा बंगाल की, वहां हम चर्चा आगे करेंगे इन राज्यों के पश्चात। अब हमारी कहानी भारत में ब्रिटिश जीत की। भारत में ब्रिटिश जीत की कहानी है। इसके तहत हम सबसे पहले एक लिस्ट बनाते हैं। बंगाल, जो कि हम आगे करने वाले हैं, उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतनी बात है। 1772 में बंगाल पूरे तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया। फिर मैसूर 1799 ईस्वी में मैसूर पूरे तौर पर तो अंग्रेजों के अधीन नहीं हुआ था, उसका विलय नहीं हुआ था, लेकिन वहां अंग्रेजों की मर्जी का एक पपेट वहां की गद्दी पर बैठ गया था। वो जो अंग्रेजों को चैलेंज करता था, उसकी सत्ता खत्म हो चुकी थी। मराठा 1817 तक आते आते जो मराठा हिंदुस्तान में अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। 18वीं शताब्दी के भारतीयों के बीच में सबसे ताकतवर फोर्स थे। हिंदुस्तान में मुगलों के बाद इतना ताकत रजवाड़ों में किसी के पास में नहीं था। वो मराठे 1817 तक आते आते समाप्त हो गए एक फोर्स के तौर पर। क्यों? क्योंकि पेशवा, जो कि उनका नेता हुआ करता था, उस पद को ही खत्म कर दिया अंग्रेजों ने और अलग अलग क्षेत्र के सरदारों को अपना अधीनस्थ बनाकर उन्हें शासन करने दिया। आप बाद के काल में भी देखोगे कि ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर, बड़ौदा का गायकवाड़ और नागपुर का भोसले शासन करता रहा, लेकिन दे ऑल बेयर द सबऑर्डिनेट सबजुगेटेड फोर्सेस ऑफ द ब्रिटिश कंपनी। इसके बाद छोटे फोर्सेस की ओर चलकर देखिए। नेपाल बस 1816। नेपाल के बारे में यह जानना है कि इस समय गवर्नर जनरल कौन था जिसने जीत लिया? लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसके बाद कौन सी संधि हुई थी? सुगोली की संधि। सुगोली की संधि। इसके बाद कौन था अंग्रेजों की ओर से वो व्यक्ति जिसने जीता था? ऑक्टरलोनी। गवर्नर जनरल ने, सेनापति ऑक्टरलोनी। क्या सारे के सारे युद्धों के सेनापति का नाम याद करना है? कतई नहीं। जो कुछ सिग्निफिकेंट होंगे मैं उनका नाम बोल दूंगा। मैं जितना नाम बोल दूं उतना ही याद करना है। बेसिकली पहाड़ी लड़ाई थी, बड़ी मुश्किल लड़ाई थी, कई राउंड में इनके सेनानायक परास्त हुए थे। ऑक्टरलोनी की जीत इसलिए रिमार्केबल हो गई थी। इतनी कहानी आपने जान लिया। अब आपको मान लेना है कि नेपाल के मामले में कुछ भी नहीं पढ़ना। परमा
बर्मा। बर्मा के बारे में क्या पढ़ना है? 3 लड़ाइयां बर्मा से हुई हैं अंग्रेजों की। 1826 में पहली लड़ाई खत्म होने के बाद संधि होती है, जिसे यान्दबू की संधि कहते हैं। यान्दबू की संधि। इस रास्ते अंग्रेज नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में अपना पांव पसारने में कुछ कामयाब हुए। बर्मा में इन्हें ट्रेड करने का पर्याप्त मौका मिला, लेकिन इन्होंने बर्मा का कोई इलाका नहीं लिया था अपने अधीन। दूसरी लड़ाई, इस दौरान अंग्रेजों का गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड एमहर्स्ट। दूसरी लड़ाई 1852, ठीक 26 साल बाद। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, उसने जीत लिया बर्मा को और उसका दक्षिणी हिस्सा, दैट इज लोअर बर्मा, अपने अधीन कर लिया। लोअर बर्मा को अपने अधीन कर लिया। उसके बाद लॉर्ड डफरिन ने इसे जीता तीसरी बार, और अपर बर्मा भी अधीन हो गया। पूरा बर्मा अंग्रेजों के अधीन आ गया। और उसके बाद से बर्मा और भारतीय साम्राज्य दोनों संयुक्त रूप से अंग्रेजों के अधीन रहे। भारत के जो गवर्नर जनरल होते थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन बर्मा होते थे। 1935 के बाद से बर्मा अलग हो गया और हिंदुस्तान अलग हो गया। बर्मा की कहानी में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब हम इसके आगे के राज्य की ओर देखें तो आपके सामने में आएगा सिंध। सिंध के बारे में क्या पढ़ना है? बस इतना कि 1843 में ब्रिटिश कंपनी ने सिंध के ऊपर हमला करके जीता और उसे अपने राज्य के अंदर शामिल कर लिया। इस दौर में ब्रिटिश ऑफिसर जिसने इस काम को अंजाम दिया था उसका नाम पूछा जाता है, और वह ऑफिसर था नेपियर। एक थोड़ी सी चर्चा यह कि सिंध को जीतने के पीछे का तात्कालिक उद्देश्य क्या था। अंग्रेज अफगानिस्तान में अपनी मर्जी के एक व्यक्ति को पोस्ट करना चाहते थे। अफगानिस्तान में उनकी इस कोशिश को बहुत बड़ा झटका लगा था। अफगान कहानी बाद में पढ़ेंगे। झटका लगा था। अब वहां से होने वाली क्षति और होने वाले अपमान की क्षतिपूर्ति करने के लिए उन्होंने उस सिंध राज्य पर हमला कर दिया था, जो सिंध राज्य सहायक संधि के तहत इनके अधीन हुआ करता था। सहायक संधि की कहानी बाद में पढ़ेंगे। सहायक संधि का सामान्य मतलब होता है कि आपका अधीनस्थ जिसकी सुरक्षा आप ही की जिम्मेदारी हो, आपने उसी पर हमला कर दिया और उसको अपने राज्य के अधीन कर लिया। सिंध की कहानी के पश्चात अब पंजाब। पंजाब राज्य मुगल काल में या मुगलों के अधीन रहा। जब मुगल साम्राज्य के दौरान सिखों और मुगलों के बीच में टकराव शुरू हो गया तो गुरु गोविंद सिंह जी ने, यानी सच्चे बादशाह वो अपने आप को कहते थे, उन्होंने सिखों को यह सिखाया कि देग मात्र से काम नहीं चलेगा, धर्म मात्र से काम नहीं चलेगा, तेग भी विकसित करना पड़ेगा, तलवार भी उठाना पड़ेगा, नहीं तो धर्म को सत्ता कुचल देगी। वहां से सिखों का मिलिटराइजेशन और स्टेट फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह के जाने के बाद उनका नेतृत्व बंदा बहादुर ने किया। बंदा बहादुर के जाने के बाद सिख नेतृत्व विहीन हो गए और उधर मुगल का ही पतन हो रहा था। तो पंजाब में ना तो मुगल बचे ना तो सिखों का कोई नेतृत्व बचा, इसलिए वो टुकड़ों में टूट गए।
टुकड़ों में टूटे हुए पंजाब में 12 मिसलों का शासन शुरू हुआ। मिसल की चर्चा बाद में करेंगे। उन 12 मिसलों के बीच में एक मिसल हुआ करता था सूकर चकिया। उसी सूकर चकिया के नेता हुआ करते थे रंजीत सिंह। उसी रंजीत सिंह ने पूरे पंजाब में, लगभग पूरे पंजाब में, सतलज नदी के पश्चिम के पूरे पंजाब में सिखों के राज्य का विस्तार कर लिया। इसके अलावा मुल्तान और जम्मू का इलाका जोड़ दिया। उसमें एक बड़ा साम्राज्य बनाया। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1849 तक पंजाब राज्य अंग्रेजों के अधीन आ गया। इस तरीके से भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना की कहानी डेवलप होती है। इस पूरी कहानी के बीच कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बाकी छोटे छोटे राज्यों के बारे में मैंने जितनी चर्चा कर दिया उतना ही चर्चा रिक्वायर्ड है। जिनके बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा वो कौन है? बंगाल, मैसूर, मराठा, थोड़ा सा पंजाब। बंगाल, मैसूर, मराठा, थोड़ा सा पंजाब, बाकी किसी के बारे में नहीं। और जब हम लोग इन राज्यों के अध्ययन के बाद की ओर मुड़ेंगे तो हमें कुछ और भी ज्यादा कुछ पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि स्ट्रैटेजिक बातें हैं। रिंग फेंस क्या है, सहायक संधि क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, उसकी चर्चा हम लोग आज के क्लास में नहीं करेंगे। अब हम लोग इस चर्चा से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए चलते हैं बंगाल की ओर। बंगाल की ओर जब चलेंगे तो हमें एक शब्द मिलेगा, दस्तक। उस दस्तक के पहले तक की कहानी मैंने पिछले वीडियो में कर दिया था। बंगाल के इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह की ओर से व्यापार की कई तरह की सहूलियतें दी गई थी। उन सहूलियतों को 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने फिर से ऑथेंटिकेट कर दिया और इसके अलावे भी कई और सहूलियतें दे दी। फर्रुखसियर बीमार हुआ करते थे। एक अंग्रेज शिष्टमंडल उनसे मिलने आया जिसमें एक डॉक्टर हुआ करता था हैमिल्टन नाम का। उसने उन्हें ठीक कर दिया और उसके बाद वो खुश हो गए। कई तरह की सहूलियतें दे दी। दैट वॉज नॉट एट ऑल अ गुड इकोनॉमिक डील, एट लीस्ट फॉर द इंडियंस। बट मुगल ने इन्हें जो सहूलियत दिया उसे एक अंग्रेज ने भारत में उस समय के लिए कंपनी हेतु प्राप्तियों को मद्देनजर रखते हुए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बंगाल में फ्री ट्रेड करने की अनुमति तो दे ही गई एक सर्टेन रकम के बदले। एक रकम के बदले में सूरत में भी फ्री ट्रेड करने की अनुमति दे दी गई। हैदराबाद में फ्री ट्रेड करने की अनुमति दे दी गई। यह कह दिया गया कि मुगलों के मिंट का, टकसाल का इस्तेमाल अंग्रेज कर सकते हैं। इस तरीके से अंग्रेजों को 1717 ईस्वी में दस्तक प्राप्त हुआ। दस्तक का मतलब एक लाइन में यह समझिए कि ट्रेडिंग लाइसेंस है। यदि आपको हम ये लाइसेंस दिखा देते हैं तो आप हमसे कर नहीं मांगोगे। जगह जगह पे चुंगी के अधिकारी कर लेते हैं ट्रेडर्स से यदि कोई उसके इलाके से गुजरता है तो, लेकिन ब्रिटिश कंपनी इस दस्तक को दिखा देगी तो उन पर कर नहीं लगेगा। दस्तक सामान्यतया दिया जाता है इस बोध के साथ कि आप भारत के किसी एक प्लेस से माल खरीदेंगे, माल को सीधा आप बंदरगाह की ओर ले जाएंगे और वहां से किसी दूसरे देश में ले जाके बेचेंगे। ये इंटरनल ट्रेड के लिए नहीं दिया गया था। आगे चलकर पढ़िएगा कि दस्तक का दुरुपयोग शुरू हो गया। तो दुरुपयोग किस रूप में हुआ कि इंटरनल ट्रेड में भी इसका इस्तेमाल होने लगा। एक और दुरुपयोग आगे पढ़िएगा, वो क्या है? दस्तक दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, एक कंपनी को दिया गया था, लेकिन कंपनी ने दुरुपयोग कैसे किया? उन्होंने
अपने अधिकारियों को भी दे दिया कि तुम भी दस्तक दिखाकर प्राइवेट ट्रेड कर लो। इस तरह के दुरुपयोग की कहानी आगे चलकर मिलेगी। दस्तक पीटी में आपकी परीक्षा के लिए इतना ही दूर तक महत्वपूर्ण था। अब इससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा अब बना लेंगे। दस्तक के बाद हम बंगाल के बारे में जो दूसरा परिचय लेते हैं वो ये कि बंगाल के राज्य का संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान के बाद छोटे छोटे राजा आए, नवाब आए, उनको छोड़ देते हैं। जो अगला प्रोमिनेंट व्यक्ति का नाम आएगा वो है अली वर्दी खान। अली वर्दी खान का नाम मैं पीछे बोल चुका हूं। उसी समय में मराठों ने हमला किया था जिनको अली वर्दी खान ने चौथ दिया था। अली वर्दी खान का कोई बेटा नहीं था, 3 बेटियां थी। उन्हीं में से एक बेटी का बेटा सिराजुद्दौला था जिसे कि उसने अपना उत्तराधिकारी बनाया। सिराज के उत्तराधिकार से 2 अन्य बेटियों में असंतुष्टि थी। इसलिए अली वर्दी खान के मरने के बाद जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना तो बंगाल में उत्तराधिकार का एक द्वंद्व शुरू हो गया। इसको अंग्रेजों ने अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। अंग्रेज हिंदुस्तान में साम्राज्य के निर्माण की दृष्टि से अपनी महत्वाकांक्षा 17वीं शताब्दी के अंतिम दौर में ही स्पष्ट कर चुके थे। उन्हें इंग्लैंड के शासक ने भारत में क्षेत्र विजय करने, विलय करने तक का अधिकार दे रखा था। औरंगजेब के काल में ही इन्होंने विद्रोह कर भी दिया था, लेकिन जब उन्हें लगा कि हमारी शक्ति की तुलना में शहंशाह की शक्ति बहुत ज्यादा है तो वो फिर जज्ब कर गए, माफी मांग ली। अगले कई दशक तक वो शांत रहे, तटवर्ती इलाकों में अपनी सक्रियता दिखाते रहे। आगे एक बड़ा तनाव शुरू हुआ तब जबकि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटक के क्षेत्र में टकराव शुरू हुआ, लेकिन उत्तर भारत में नहीं। उत्तर भारत में उनकी पहली महत्वपूर्ण राजनीतिक दखलंदाजी बंगाल से शुरू होती है। उन्होंने बंगाल को अपना टारगेट बनाया था क्योंकि यह वो इलाका था जो मुगलों के समय में सबसे समृद्ध था, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा लैंड रेवेन्यू मिलता था मुगलों को। इसके पास समुद्र तट था जो अंग्रेजों की नौसेना के लिए अनुकूल था और विदेशी व्यापार के लिए भी। इसीलिए 18वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते अंग्रेजों ने बंगाल को ही अपने ट्रेड का भी सबसे बड़ा केंद्र बना रखा था। एशिया से जितना ट्रेड करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, उसका 60% अकेले बंगाल से करते थे। इससे आपको बात समझ में आएगी कि उन्होंने बंगाल को ही अपनी महत्वाकांक्षा का केंद्र बनाने का प्लान कर लिया था और बस इंतजार कर रहे थे असली मौके की। और वही मौका मिल गया तब जब अली वर्दी के जाने के बाद उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। जो काम डुप्ले ने किया था कर्नाटक और हैदराबाद में, वही काम यहां शुरू किया अंग्रेजों ने। उन्होंने पहले घसीटी बेगम नाम की एक उत्तराधिकार की लड़ाई करती हुई अली वर्दी खान की बेटी का सपोर्ट किया ताकि इसकी मर्जी का व्यक्ति यदि कोई गद्दी पर बैठे तो यह लाभान्वित हो जाए। अली वर्दी खान को सिराज ने पराजित कर दिया। उसके बाद शौकत जंग जो अन्य बेटी का बेटा था, उसने झंडा बुलंद किया सिराज के खिलाफ, तो उसका सपोर्ट कर दिया कंपनी ने। सिराज ने उसे भी पराजित कर दिया। कंपनी की यह रणनीति काम नहीं कर सकी और इस बीच कंपनी ने कलकत्ता में दुर्गीकरण करना शुरू कर दिया। सिराज जो कि नवाब हो गया था बंगाल का, उसने कंपनी को बोला कि तुम अपना दुर्ग तोड़ो, तुम अपना दुर्ग तोड़ो। यदि दुर्ग नहीं तोड़ोगे तो तुम पर हमला हो जाएगा। कंपनी ने दुर्ग तोड़ने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि हम सुरक्षात्मक उद्देश्य से दुर्ग बना रहे हैं। सिराज सुनने को तैयार नहीं हुआ।
कंपनी की हुक्म उदूली के कारण उसने उसके दुर्ग पर हमला कर दिया। कई सारे लोग मारे गए। कंपनी के कुछ लोग जो बचे थे भाग कर चले गए समुद्र में, एक टापू पर टिके, फुल्टा द्वीप नाम की जगह पर। फुल्टा द्वीप में जो टिके सो टिके। इस दौरान एक कहानी और रिमार्केबल है, वह ये कि हॉलवेल नाम का एक व्यक्ति, हॉलवेल नाम का एक व्यक्ति यह रिपोर्ट दिया है कि सिराज ने बहुत सारे अंग्रेजों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया था, जहां दम घुटने के कारण लोग मर गए, सिर्फ एक हॉलवेल बचा था जिसने की रिपोर्ट किया है। कितनी बात सच्ची है उसकी चर्चा अपने को नहीं करनी यहां पर, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा और हॉलवेल का नाम लेकर आएगा, तो नाम याद रखिएगा। खैर, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हॉलवेल के रिपोर्ट के आगे मैंने कहा था कि अंग्रेज फुल्टा द्वीप में जाके टिके। उस जगह पर दक्षिणी भारत से अंग्रेजी सैनिकों की एक टुकड़ी जाती है बंगाल में कंपनी की सहायता करने के लिए, और इस दफा आता है लॉर्ड क्लाइव, उसके साथ में वॉटसन। इस लॉर्ड क्लाइव और वॉटसन की जोड़ी ने इस दफा बंगाल में अपने प्रभाव को स्थापित करने के लिए रणनीति बदल दिया। इस दफा क्या रणनीति बनाई? अब वो नवाब के घोषित दुश्मन से दोस्ती नहीं करेंगे, नवाब के दोस्तों से उन्होंने दोस्ती करना शुरू किया, ताकि नवाब के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जाए, एक ऐसा षड्यंत्र जिसमें नवाब बिल्कुल ही बेखबरी की स्थिति में आके फंस जाए। उसने सबसे पहला समझौता किया उस आदमी से जिसे कि नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता कंपनी से छीनने के बाद कलकत्ता का प्रभारी बनाया था, मानिक चंद नाम का व्यक्ति। कलकत्ता का नाम बदल के रख दिया था सिराजुद्दौला ने कुछ समय के लिए अली नगर। नाम बदलने वाला मामला सब दिन चल रहा था। अलीनगर यानी कि कलकत्ता, उसके प्रभारी के रूप में पदस्थापित किया गया था मानिकचंद को। मानिकचंद जब अंग्रेजों से मिल गया, कलकत्ता अंग्रेजों के हाथ आ गया। इसके बाद उसने दोस्ती किया अमीचंद, फतेहचंद, ये एक व्यापारी था। ये उस युग का सबसे बड़ा साहूकार था फतेहचंद। इसे जगत सेठ भी कहा जाता था। जगत सेठ, ये सबसे ज्यादा पूछने लायक नाम है। जगत सेठ किसे कहा जाता था? फतेहचंद को। इन सब के अतिरिक्त एक और रिमार्केबल नाम है, और वह था मीर जफर। ये वो व्यक्ति था जिसका होना जरूरी था षड्यंत्र के लिए, क्योंकि वह उस समय सिराजुद्दौला का सेनापति था। इस सेनापति ने यह सपना पाल रखा था कि उसे नवाब बनना है। कंपनी ने उसे ऑफर किया कि हम आपको नवाब बना देंगे। इन सबों के साथ कुछ न कुछ ऑफर जुड़े हुए थे, उसकी चर्चा करना जरूरी नहीं। षड्यंत्र यह हुआ कि जब कभी युद्ध होगा तो मीर जफर किसका साथ देगा? ऑफिशियली नवाब का सेनापति है, प्रैक्टिकली
ही वह नवाब को डिच करेगा और कंपनी का सहयोग करेगा। इस षड्यंत्र के जाल के बुने जाने के बाद की कहानी है कि ब्रिटिश कंपनी ने फ्रेंच कंपनी के बंगाल के केंद्र चंद्रनगर पर हमला किया था। आपने पिछले वीडियो में ये पढ़ा है। चंद्रनगर पर हमला किया। एक राजा के राज्य के अंदर यदि एक व्यापारी कंपनी दूसरे व्यापारी कंपनी के ऊपर ससैन्य हमला कर दे और राजा चुप रहे तो उसका राज्य तो ऐसे ही खत्म है। राजा कार्रवाई करेगा, यह कंपनी को भी पता था, और कार्रवाई करेगा तो क्या होगा यह भी कंपनी को पता था, क्योंकि वो तो पहले से ही षड्यंत्र का जाल बुन के बैठा था। इसी बैकग्राउंड में भागीरथी नदी के किनारे, याद रखिएगा नदी का नाम, भागीरथी नदी के किनारे पलासी की आम के बागीचे में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ाई होती है। कुछ ही घंटों में फैसला हो जाता है। ऑफिशियली युद्ध उसे कहा जाता है जिसमें कम से कम 1000 लोग मरे, उसमें 1000 लोग भी नहीं मरे थे, एक छिटपुट मुठभेड़ मात्र था और फैसला हो गया। कैसे? क्योंकि युद्ध के दौरान जब युद्ध की स्थिति की समीक्षा कर रहा था सिराज, तो मीर जफर ने कहा कि हम युद्ध हार जाएंगे। क्योंकि हम हारने वाले हैं तो आपके लिए आवश्यक है कि आप मैदान छोड़कर चले जाइए ताकि आप सुरक्षित रहिए। आप सलामत रहेंगे तो आपके नेतृत्व में तैयारी करके हम फिर जंग जीत लेंगे। और इस तरीके से मिसगाइड किया उसने अपने नवाब को। नवाब को बोला कि आप मैदान से बाहर जाइए। अपने बेटा को बोला कि ये नवाब को गार्ड करेगा, मीरन नाम का व्यक्ति। नवाब बाहर निकला, मीरन उसके पीछे गया और अंत में अकेले में पाकर नवाब की हत्या कर दी। सिराजुद्दौला मारा गया। इस लड़ाई के बीच से अब 2 और व्यक्ति का नाम है जिसको हमें जानना पड़ेगा, वो क्वेश्चन में पूछा जाता है। एक है मीर मदान और एक है मोहन सिंह। यही 2 व्यक्ति ऐसे थे जो युद्ध के दौरान षड्यंत्रों की जब हवा चल रही थी तो वफा के ये 2 पोल थे। ये वफादार थे नवाब के प्रति। इनका नाम पूछा जाता है। इस तरीके से पलासी की लड़ाई किस पृष्ठभूमि में शुरू हुई यह स्पष्ट हो चुका है। पलासी की लड़ाई में किसकी जीत हुई यह स्पष्ट हो चुका है। क्यों जीत हुई यह बता दिया मैंने। अब हम लोग अपने अगले मुद्दे की ओर चलते हैं। तो आप देखो, पलासी जो अंग्रेजों की भारत में जीत का एक मील का पत्थर है, उसके बारे में आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि पलासी कब हुई, मालूम है? पलासी कहां हुई? भागीरथी नदी के किनारे, यह मालूम है। बंगाल में तो किसी को भी मालूम है। कौन लड़ा, कौन साथ दिया, कौन गद्दारी किया, यह सब मालूम है। लड़ाई क्यों हुई? लड़ाई की शुरुआत चंद्रनगर के ऊपर हमले के बाद हुई थी। कंपनी की महत्वाकांक्षा मालूम है। कंपनी और नवाब के बीच में टकराव का सारा कारण मालूम है। आप क्यों हुई लड़ाई, इसका आंसर निकाल सकते हैं। लड़ाई के बाद परिणाम क्या निकला? जीत और हार की चर्चा तो हो चुकी है। अंग्रेजों की जीत के बाद का परिणाम क्या निकला? इकोनॉमिक बेनिफिट, पॉलिटिकल इंपैक्ट और भविष्य पर असर। इकोनॉमिक में आपको देखने को यह मिलेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत के बाद
पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ इलाका मिला, नगद अमाउंट मिला। इलाका और नगद अमाउंट के अतिरिक्त लॉर्ड क्लाइव को भी रिश्वत मिला, जिसको लेकर आगे चलकर लॉर्ड क्लाइव के ऊपर मुकदमा भी चला है इंग्लैंड में। कहा जाता है कि इसके कारण होने वाली बदनामी से तंग आकर उसने आत्महत्या कर लिया था। हालांकि आत्महत्या का जो क्लेम है वह हिस्टोरिकली डिस्प्यूटेड है। जो भी हो, लॉर्ड क्लाइव को भी पैसा मिला। उसके बाद कंपनी के लिए मीर जफर, जिसे कि उसने गद्दी पर बिठाया था, वो एक प्रकार से धन वसूल करने के लिए साधन की तरह था, जिसके ऊपर बार बार वह अपनी फरमाइशें लादता रहता था। समय दर समय वह मनी की मांग करता रहता था। तीसरी एक बड़ी बात है कि इसके बाद से दस्तक का दुरुपयोग शुरू हो गया। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को दस्तक देना शुरू कर दिया, अधिकारियों को दस्तक देना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि कंपनी के कर्मचारी की संख्या ज्यादा थी, जो कि जरूरत की बात थी, लेकिन वेतन कम देते थे वो। चूंकि वो अपने कर्मचारियों को वेतन कम देते थे, तो क्षतिपूर्ति करने के लिए उन्हें दस्तक दे देते थे। इंटरनल ट्रेड में भी इस्तेमाल होने लगा, ये भी समझ गए। यहां तक कि कंपनी ने भारत के व्यापारियों को भी दस्तक बेचना शुरू कर दिया था। यह दुरुपयोग शुरू हुआ। कंपनी को जो पैसा मिला उसके कारण, जो क्षेत्र मिला उसके रेवेन्यू की बदौलत, दस्तक का जो दुरुपयोग किया इसके बदौलत, इन सब के कारण अब एक बड़ा ही सिग्निफिकेंट चेंज आया है कंपनी के इकोनॉमिक फॉर्चून को लेकर। वो क्या है? वो ये है कि अब कंपनी को हिंदुस्तान से व्यापार करने के लिए इंग्लैंड से पैसा लाने की जरूरत नहीं रही। इसके पहले इंग्लैंड में भारत की वस्तु की तो बड़ी मांग थी, लेकिन भारत में अंग्रेज वस्तुओं की मांग नहीं थी। इसीलिए वो भारत की वस्तु खरीदने के लिए इंग्लैंड से बुलियन लेकर आते थे। बुलियन, बुलियन का मतलब होता है करेंसी, सिक्का, चांदी का, सोने का। वो सिक्का लेकर आते थे। वहां की सरकार नहीं चाहती थी, कोई भी देश की सरकार नहीं चाहती कि हमारे देश से बुलियन बाहर जाए, क्योंकि उस समय सिक्के धातु के होते थे। धातु का सप्लाई अनसर्टेन एंड अपर्याप्त रहता था। अंग्रेज को मजबूरी में सिक्का लाना पड़ता था, और 1757 के बाद अब सिक्का लाने की जरूरत नहीं बची, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान में ही व्यापार से और कर से और लूट से पैसा जो कमाया, उसी से भारतीय माल खरीदना शुरू किया। और भारतीय माल जो उन्होंने खरीदना शुरू किया, उसको उन्होंने नाम दिया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, निवेश। और वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि जिसके कारण हिंदुस्तान से पहली दफा धन के निष्कासन की शुरुआत हो गई। ड्रेन ऑफ वेल्थ। इकोनॉमी के टॉपिक में आप ड्रेन ऑफ वेल्थ पढ़िएगा, लेकिन क्या मीनिंग है ड्रेन ऑफ वेल्थ का? सिंपल एक लाइन में, हमारा धन तो जा रहा है, धन पहले भी जा रहा था, माल, लेकिन पहले आ भी रहा था बुलियन, अब आ नहीं रहा है। एक तरफा धन के बहाव को ही हम धन का निष्कासन कहते हैं। दो तरफा को व्यापार, एक तरफा को धन का निष्कासन। और इस तरीके से भारत से एक तरफा धन के निष्कासन की शुरुआत हो गई। इकोनॉमिक इंपैक्ट को लेकर जो क्वेश्चन आ जाएगा पीटी में, तो आप पक्का बना लेंगे। पॉलिटिक्स में बस इतनी ही कि अपनी मर्जी के एक व्यक्ति को गद्दी पर बिठा दिया, वह व्यक्ति कठपुतली की तरह काम करेगा, यह इसकी सोच थी। लेकिन जब मीर जफर गद्दी पर बैठा, इसने मीर जफर से एक के बाद एक अमाउंट मांगा, तो टकराव हो गया। इसी टकराव के कारण मीर जफर ने बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी को निकालने का सोचा, और इसके लिए उसने डचों से गठजोड़ किया, जिसके कारण बेदरा की लड़ाई हुई थी, चिंसुरा की लड़ाई। बेदरा की लड़ाई में डच हार गए। उसके बाद फिर
कंपनी ने मीर जफर को गद्दी छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया और अपनी मर्जी के एक दूसरे व्यक्ति को बंगाल की गद्दी पर बिठाया, जिसका नाम है मीर कासिम। मीर कासिम मीर कासिम मीर कासिम को गद्दी पर जब बिठाया तो इसके बदले में मीर कासिम ने क्या दिया? नगद अमाउंट दिया। नगद अमाउंट के अलावे बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स दे दिए। कंपनी के रेवेन्यू का बेस और बड़ा हो गया, इकोनॉमी का बेस और बड़ा हो गया। लेकिन कंपनी और मीर कासिम के बीच में भी संबंध सौहार्द का नहीं रहा। बात बस इतनी थी कि बंगाल 2 शक्तियों की महत्वाकांक्षा का केंद्र हो गया था, एक बंगाल का नवाब, एक कंपनी। मीर कासिम को लगता था कि मैं असली नवाब बनूंगा और कंपनी चाहती थी कठपुतली। टकराव होना स्वाभाविक था। इसी टकराव के बीच जब मीर कासिम ने कंपनी से बार बार कंप्लेन किया कि दस्तक का दुरुपयोग रोकिए, दुरुपयोग नहीं रोका। दूसरी शिकायत यह हुई मीर कासिम को कि मीर कासिम के विद्रोहियों को शरण देती थी ब्रिटिश कंपनी। तीसरी शिकायत इस बात की कि ब्रिटिश कंपनी के ऑफिसर्स बंगाल में लूटपाट मचाते थे। इन सब स्थितियों में कंपनी के सामने गए हुए बार बार के कंप्लेन के अनसुनी कर दिए जाने के कारण मीर कासिम ने डिसाइड किया कि नाउ ही हैज टू डू समथिंग। उसने जो डिसाइड किया वो क्या है? सबसे पहले उसने बंगाल में वहां के स्थानीय व्यापारियों को भी चुंगी से मुक्त कर दिया। अंग्रेज को चुंगी से मुक्ति मिली थी दस्तक के रास्ते, और वो चूंकि दुरुपयोग करने लगे थे तो बंगाल के स्थानीय व्यापारियों को नुकसान होता था। बंगाल के स्थानीय व्यापारियों को कैसे नुकसान होता था वो आप इससे समझेंगे कि बंगाल का व्यापारी और कंपनी दोनों ए और बी ने किसी एक्स जगह से माल खरीदा और जेड जगह तक जाकर उसे बेचना था। बीच में वाई पोस्ट आया। यहां पे बंगाल के स्थानीय व्यापारी को कर देना पड़ा और ब्रिटिश कंपनी को कर नहीं देना पड़ा। इसके मद्देनजर क्या होगा कि जेड जगह पर यानी कि बाजार में जाकर ब्रिटिश कंपनी का माल सस्ता होगा, बंगाली का माल महंगा हो जाएगा, उसका माल बिकेगा नहीं। जो कर देता था वो सरवाइव नहीं कर पा रहा था और जो लाभ की स्थिति में आ रहा था वो कर देता नहीं था। दुरुपयोग रोकने का तमाम प्रकार का सजेशन दिया गया, दुरुपयोग रोका नहीं। तो अंत में इसने यह निर्णय लिया कि ठीक है, तो आज के बाद में हमारे लोकल ट्रेडर भी टैक्स से फ्री हो जाए। कंपनी को चूंकि रिलेटिव एडवांटेज था, इसलिए इससे कंपनी को नुकसान हुआ और कंपनी नाराज हो गई। एक दूसरा बड़ा काम किया मीर कासिम ने। उसे अंदाजा था कि जब मैं कंपनी के खिलाफ कोई भी कदम उठाऊंगा तो कंपनी हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगी, क्योंकि वह मीर जफर के खिलाफ तो कार्रवाई कर चुकी है। तो मीर कासिम ने अपना कैपिटल मुर्शिदाबाद से, जो कि बंगाल का कैपिटल हुआ करता था, ट्रांसफर कर लिया और मुर्शिदाबाद से कहां ले गए? मुंगेर, बिहार। और इसने इस मुंगेर में भविष्य में हो सकने वाली लड़ाई आदि को ध्यान में रखते हुए अपनी सैनिक शक्ति के मॉडर्नाइजेशन के लिए बंदूक की एक फैक्ट्री खोल दिया। बंदूक की फैक्ट्री। एक तरफ मीर कासिम ये तैयारी कर रहा था और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से ऑफिशियली डिथ्रोन कर दिया, गद्दी से उतार दिया
और मुर्शिदाबाद में एक बार फिर से मीर जफर को, जो कि अब घुटने पे आ चुका था, उसे बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम हार मानने वाला नहीं था, इतनी जल्दी तो नहीं था। उसने बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी को निकालने के लिए एक बड़े मोर्चा के निर्माण का प्लान किया। वो बड़ा मोर्चा क्या था? मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, और मुगल किंग, मुगल एम्परर शाह आलम। शाह आलम द्वितीय। इन तीनों का एक संयुक्त मोर्चा हुआ और यही मोर्चा 1764 में युद्ध किया। किसके खिलाफ? तो कंपनी के खिलाफ। इस युद्ध में कंपनी का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। युद्ध में कंपनी की जीत हुई। यह पहली लड़ाई है जिसमें कि कंपनी ने अपनी सैन्य शक्ति की सुपीरियरिटी का परिचय दिया उत्तर भारत में किसी भारतीय के खिलाफ। पलासी में षड्यंत्र की जीत हुई थी और बक्सर में सेना की। बक्सर की लड़ाई के ऊपर जब हम ये विचार करते हैं कि बक्सर की लड़ाई क्यों हुई, तात्कालिक कारण क्या है, तो एक कारण है दस्तक के दुरुपयोग से होने वाला विवाद। आधारभूत कारण क्या है? दो महत्वाकांक्षी शक्तियों के बीच में टकराव होना ही था। पीटी में ज्यादा फोकस्ड होंगे दस्तक के दुरुपयोग से होने वाले विवाद को लेकर। बक्सर की लड़ाई का कारण समझ में आ गया, कौन लड़े, कब लड़े, यह समझ में आ गया, किसकी जीत हुई, कंपनी की, यह समझ में आ गया। और अब क्या? बक्सर का प्रभाव। पलासी के प्रभाव और बक्सर के प्रभाव में एक कनेक्टिविटी है। पलासी में जो उपलब्धियां हासिल हुई थी, उन उपलब्धियों में कुछ कमियां रह गई थी, क्योंकि अभी भी नवाब बीच बीच में हेकड़ी दिखाता था। बक्सर के बाद वो सब हेकड़ी खत्म हो गई। पलासी के बारे में लोग कहते हैं कि पलासी की जीत ने कंपनी को बंगाल में आधार दिया। आधार अनिश्चित था, बक्सर ने जो आधार दिया वो ठोस आधार है। और पलासी और बक्सर दोनों ने जो आधार दिया, उसके बदौलत बंगाल आगे चलकर कंपनी के अधीन आ गया पूरे तौर पर। और बंगाल का लाभ कंपनी को यह मिला कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को जीत लिया। कुछ लोग यह कहते हैं कि हिंदुस्तान में आधुनिकीकरण आया तब जबकि अंग्रेजी सत्ता आई, भारत में अंग्रेजी सत्ता आई तब जबकि बंगाल में अंग्रेजों की सत्ता आई, और बंगाल में अंग्रेजों की सत्ता आई तब जबकि पलासी की लड़ाई हुई जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। इसलिए कुछ लोग पलासी को भारत में आधुनिकीकरण की शुरुआत का काल भी मानते हैं। इसलिए पीटी के एग्जाम में कई दफा इसे भी एक ऑप्शन में दे देंगे। सर जदुनाथ सरकार नाम के एक इतिहासकार हैं जिन्होंने कहा था कि 23 जून 1757 को भारत में मध्यकाल की समाप्ति हुई थी और आधुनिक काल की शुरुआत। तो इसके साथ भी पूछा जा सकता है, किसने कहा था? सर जदुनाथ सरकार ने। अब हम बक्सर से आगे उसके प्रभाव की ओर चलते हैं। उसके प्रभाव के तहत हमें जो पढ़ना है वो मोटे तौर पर इलाहाबाद की संधि पढ़ना है। इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत हम क्या देखते हैं? बक्सर की लड़ाई के बाद बेसिकली इलाहाबाद में संधि हुई थी। दो संधियां हुई थी। एक तरफ तो ब्रिटिश है ही और दूसरी तरफ एक संधि में अवध का नवाब और दूसरी संधि में बंगाल का नवाब नजमुद्दौला।
नजमुद्दौला। असल में मीर जफर मर गया, बूढ़ा हो गया था, और नजमुद्दौला अभी तो वयस्क भी नहीं हुआ था। ये सब तो पपेट्स थे। मोटे तौर पर आपको यह बस समझना है कि ब्रिटिश कंपनी ने इलाहाबाद में दोनों से अलग अलग संधियां की है, और इस संधि में एक और व्यक्ति जो शरीक हो रहा है वह है शाह आलम II। दोनों संधियों में अलग अलग रूप से क्या क्या बातें हुई है वो आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि उस डिटेल से आपको वास्ता नहीं रखना है। सीधी सीधी बात यह कि अवध के नवाब से कंपनी ने क्या लिया? नगद पैसा। बनारस के इलाके में अपनी मर्जी के व्यक्ति को जिम्मेदारी दिला देना। इलाहाबाद और करा का इलाका अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे देना। बादशाह को दे देने का मतलब क्या? वहां का होने वाला इनकम मुगल बादशाह के पास जाएगा। वहां पर मुगल बादशाह एक तरीके से अतिथि की तरह रहते थे। वो दिल्ली नहीं जाते थे। मुगल बादशाह को दिल्ली जाने में डर लगता था, क्योंकि मुगल बादशाह को अपने वजीर माने प्राइम मिनिस्टर अपने वजीर के द्वारा हत्या कर दिए जाने का भय सताता था। यह ऐसा बादशाह था, और आप इस आधार पर मुगलों की दुर्गति का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि जो अपना कैपिटल नहीं जाता था डर के मारे। इसीलिए कई लोग इसे बेताज बादशाह कहते थे, कि वो बादशाह जिसके सर पे अपना ताज नहीं था। वो इलाहाबाद में रहता था मुगलों का सम्मानित कैदी बनके, पेंशन याफ्ता बनके। दूसरी तरफ बंगाल के साथ में जो समझौता किया गया वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। समझौते को आप एक लाइन में समझ लीजिए कि बंगाल में एक बात कही गई कि आप बंगाल में सीधे सीधे तौर पर एक बात कही गई, वो ये कि आप बंगाल के शासन को दो भाग में डिवाइड कर दीजिए। थेरिटिकली आपको मैंने बताया था, और इसीलिए बताया था, थेरिटिकली बंगाल का शासक आज भी मुगल बादशाह था। प्रैक्टिकली वहां का नवाब अपनी मर्जी से शासन चलाता था। नवाब कहते थे ना कि हम मुगलों के अधीन हैं। अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल किया। उन्होंने मुगल बादशाह को बोला कि एम्परर यानी किंग तो आप हो। आज तक बंगाल की दीवानी माने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और निजामत माने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों चलाता था बंगाल का नवाब। अब एक काम करो, दीवानी दे दो कंपनी को और निजामत रहने दो नवाब के पास। दीवानी का मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट और इससे जुड़ा हुआ जुडिशियल डिपार्टमेंट। रेवेन्यू से मात्र जुड़ा हुआ जुडिशियल डिपार्टमेंट, शेष जुडिशियल नहीं, रेवेन्यू और इससे जुड़ा हुआ जुडिशियल डिपार्टमेंट, ये ले लिया कंपनी ने। नवाब को बोला कि हम तुमको अपने द्वारा वसूल की जाने वाली रेवेन्यू की राशि में से 53 लाख सालाना दे देंगे। 53 लाख सालाना। इस 53 लाख सालाना की राशि से तुम्हें बंगाल का शासन चलाना है। मुगल बादशाह को 26 लाख देने का वादा किया। मुगल बादशाह को 26 लाख, 53 लाख माने उससे दुगना से बस 1 लाख ज्यादा, जिसके बदौलत कि उसे पूरे बंगाल का निजामत माने शासन चलाना था। शेष बची हुई राशि का क्या होगा? मान लो कि कंपनी ने एक अमाउंट वसूल किया, जिसका एक हिस्सा उसने दिया पेंशन में, एक हिस्सा उसने दिया बंगाल के नवाब को निजामत संभालने के लिए। बचा हुआ हिस्सा का क्या होगा? बचे हुए हिस्से को कंपनी ने अपना लाभांश घोषित कर दिया। लाभांश, डिविडेंड्स, जिसे कि इतिहासकार लूट बोलते हैं।
क्योंकि स्टेट जनता से कर के रूप में वसूल की गई राशि का लाभांश नहीं क्रिएट करता है। जनता की धन की राशि जनता के हित में खर्च हो जाए तो टैक्स का सिद्धांत पूरा होता है। लेकिन यह तो व्यापारिक कंपनी थी, लूट करने वाली कंपनी थी। इन्होंने बंगाल के रेवेन्यू का एक हिस्सा अपने लाभांश में तब्दील कर दिया। उसी पैसे से वो माल खरीदने लगे, माल को यूरोप में बेचकर और पैसा कमाने लगे, और इस तरीके से भारत से धन के निष्कासन में और वृद्धि हो गई। शासन की इस स्थिति को द्वैध कहते हैं, द्वैध शासन। द्वैध शासन, शासन की इस स्थिति को द्वैध शासन कहते हैं। द्वैध शासन का मतलब क्या? जहां दीवानी और फौजदारी दो अलग अलग व्यक्तियों को दे दी जाए। सामान्यतया दीवानी अधिकार माना जाता है और फौजदारी दायित्व, क्योंकि जनता की जान माल की सुरक्षा करने के लिए जब आप निजामत का दायित्व निभाते हैं तो दायित्व के निर्वहन के लिए आपके पास रेवेन्यू होना चाहिए, नहीं तो संसाधन नहीं होगा। इसीलिए जो सुरक्षा का दायित्व निभाता है उसे कर का अधिकार होता है। कंपनी ने क्या लिया? रेवेन्यू। रेवेन्यू लिया, इसका मतलब कंपनी ने लिया राइट। और बंगाल के नवाब को क्या दिया? निजामत। निजामत माने ड्यूटी। कहा जाता है कि द्वैध शासन राइट एंड ड्यूटी का डाइवोर्स्ड स्टेटस था। इस तरीके से बंगाल में द्वैध शासन के माध्यम से एक लूट की नई व्यवस्था शुरू हुई। कौन था इस इलाहाबाद की संधि का डिजाइनर? हु वाज द मैन बिहाइंड द आइडिया? वंस अगेन लॉर्ड क्लाइव, जो कि 1765 में बक्सर की लड़ाई के बाद दोबारा बंगाल का गवर्नर बनकर आया था। उसी ने द्वैध शासन की इस व्यवस्था का निर्माण किया। 1765 से 1772 ईस्वी तक यह व्यवस्था चली, 7 वर्षों तक। कंपनी यदि चाहती तो उस समय बंगाल का विलय भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा था कि अभी हम युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं। यदि विद्रोह हुआ तो हम अभी शासन का प्रबंधन संभालने के लिए तैयार नहीं है। यह मेन रीजन था। शासन का प्रबंधन संभालने का हमारे पास में संसाधन नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, बंगाल की व्यवस्था की पूरी समझ नहीं है। सो लेट्स टेक अ ब्रेक। उन्होंने कुछ वर्ष का समय लिया, लाभ उठाया। 1772 तक आते आते जब उन्हें स्थितियां अनुकूल नजर आई, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में बंगाल का पूर्ण विलय कर लिया और द्वैध शासन खत्म हो गया। इस तरीके से बंगाल की कहानी खत्म हो जाती है। अब आपके सामने में मैसूर की कहानी आती है। इस कहानी की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ मैसूर के बारे में मैं आपको परिचित करा देता हूं कि मैसूर नाम के राज्य का निर्माण 1761 में हैदर अली ने किया था। उसके पहले भी मैसूर था, एक राज्य था। इसलिए आप मेरे शब्द को दूसरे अर्थों में समझिए। मैसूर राज्य के अंदर वाडियार वंश का एक व्यक्ति शासन कर रहा था। उस समय मैसूर को स्ट्रांग स्टेट नहीं था। हैदर अली ने गद्दी पर कब्जा किया था और उसने एक स्ट्रांग स्टेट बनाया था। उसके द्वारा बनाए गए स्ट्रांग स्टेट का शासन उसने 1782 तक किया, 61 से 82 तक। उसके बाद में टीपू आया, जो उसका बेटा था। 1799 में अंग्रेजों के साथ लड़ाई करते हुए मारा गया और उसके बाद मैसूर राज्य एक बार फिर से उसी वाडियार वंशी के पास चला गया। 1761 से 1799 तक 2 मुस्लिम शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान शासन किए। इस दौर में अंग्रेजों और मैसूर के बीच में 4 लड़ाइयां हुई। उन 4 लड़ाइयों के बाद
मैसूर फिर से गया वाडियार बंसी के पास। वाडियार बंसी के पास मैसूर रहा लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल तक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने वहां के शासन के कुशासन को कारण बताते हुए मैसूर का विलय कर लिया। लेकिन विलय की वो स्थिति लॉर्ड रिपन के काल तक चली। लॉर्ड रिपन ने एक बार फिर से मैसूर में वाडियार बंसी शासक को गद्दी पर बिठा दिया। उसके बाद से मैसूर में वाडियार बंसी का शासन चलता रहा। अब बेसिक कहानी यह बची कि मैसूर और अंग्रेजों के बीच 4 लड़ाइयां हुई थी। 1767 से 69 तक एक, 1780 से 84 तक दूसरी, 1790 से 92 तक तीसरी, 1799 में चौथी। इसकी कहानी अभी हम लोग नहीं करेंगे डिटेल में। इसकी कहानी डिटेल में हम तब करेंगे जब हम अगले वीडियो में जाएंगे। मैसूर का डिटेल अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच। हाँ सुतोष, खत्म कर दी क्योंकि पूरा तो हो नहीं सकता। अभी भले एक बार सुनो, इधर आ जाओ, खत्म कर सकते हैं ना बीच में क्योंकि लंबा चलेगा। लेकिन पूरा थंक लास्ट तक नहीं गए हैं। मैसूर वाला बोल दिया कि इसका हम अगले वीडियो में करेंगे। हाँ थैंक यू बोल दिया।